हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवर इल्म। तो अभी बिहार में जो है पेपर चल रहे हैं, स्टेट के सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं। मेरा भी है, पेपर 2 देना है मुझे। पेपर 2 मेरा क्लियर हो चुका है, पेपर 2 मैंने दिया नहीं था, तो पेपर 2 मैंने अब दे रही हूँ। इस बार मैंने फॉर्म भरा है और मेरा एग्ज़ाम अभी आगे है कुछ टाइम के बाद। तो मैंने सोचा मैं कुछ पेपर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए भी डाल देती हूँ, हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो 11-12 की अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है 11-12 का, उनका जो 6 मंथ पे उनके जो एग्ज़ाम होते हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे 6 मंथ पे। तो 11-12 के जो पेपर थे और 10th क्लास के, वो मैं लेके आई थी उनसे लेकर। और उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हैं जो स्टेट में पूछे जाएंगे, क्योंकि स्टेट में हम टीचर बनते हैं। अगर पेपर 2 देंगे तो हम 11-12 के टीचर बनेंगे। तो मैं उनके पेपर ले आई थी, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ। तो मैंने काफ़ी पढ़ा, पहले स्टोरी पढ़ी मैंने, उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बिहार का जो बी टेट है, वो बिहार के जो सिलेबस है स्कूल में जो चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। स्टोरी से होता है, कहानी है, अफ़साना है, गज़लें हैं, जो उसमें दी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जब मैंने पेपर फर्स्ट दिया था, तो बहुत सारे कहानी आई थी जो मैंने पढ़ी नहीं थी कभी, तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे, लेकिन खैर मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैंने स्टोरी थोड़ी पढ़ी है पेपर के चक्कर में, तो चलते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर अभी हो चुका है, तो अगर ये वीडियो आपके पास से गुजरती है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर कैसा हुआ था और कैसे क्वेश्चंस आए थे। और जो दूसरे होते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वो भी प्लीज़ बताएं कि उधर से क्या पूछा गया था। तो जो वीडियो देख रहे होंगे और जब मैं देखूंगी कमेंट बॉक्स, तो मुझे भी हेल्प मिलेगा कि ऐसा क्या पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ये बुक है जो मैंने ली थी 1.5 साल पहले, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा था इससे। तो अच्छी बुक है ये भी, और इससे भी हेल्प मिलेगी। और इससे मैं सीरियल वाइज़ पढ़ूँगी, तो वो भी मैं वीडियो डालती जाऊँगी कि सीरियल वाइज़ ऐसे कभी अफ़साना है, गज़ल है, ग्रामर्स के बहुत सारे पार्ट हैं जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमें हमें ये होता है कि कभी हम ज़्यादा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कभी कभी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, ये अक्सर होता है। तो हम छोटी छोटी चीज़ें जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं कवर करूँगी। तो वीडियो में बने रहें। अब हम पेपर शुरू करते हैं बनाना। ये है 2025 11th का पेपर है ये। ये 2025 में हुआ है, ये अभी हुआ है कुछ दिन पहले, मीन्स अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हुआ है। इसमें लिखा है सितंबर सितंबर में हुआ है, हाँ सितंबर में हुआ, लेकिन लास्ट में हुआ था। तो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये मैं लेके आई हूँ। तो चलिए हम इसके सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल है। मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है? शामिल निसाब हिंदू मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है? ये सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबा दिया था। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है, तो मैं फ़ालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जो आंसर है मैं डायरेक्ट उसको टिक करूँगी। उनके बारे में अगर मुझे कुछ याद है तो मैं वो आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये एक खुतबा है, इससे पता चल रहा है। और ये मैंने पढ़ा भी था, ये 1.5 पेज का खुतबा है 11th की। ये 11th का पेपर है, 11th का पेपर है ये। तो ये 11th की बुक में है, बिहार के। और सर सैयद अहमद ख़ान ने ये दिया था खुतबा। और ये खुतबा उन्होंने कहाँ पे दिया था? 27 जनवरी 1883 में पटना में उन्होंने ये खुतबा दिया था, यही बिहार में ही दिया था। और चलिए ठीक है। और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो उसके फाउंडर हैं। दूसरा सवाल है, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? तो सर सैयद की फरमाइश पे हाली ने मुसद्दस हाली लिखी थी। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो वो आगरा में पैदा हुए थे। रोशनी क्या है? तो रोशनी एक अफ़साना है, और ये मुख्तसर अफ़साना है। रोशनी बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है अफ़साना, और ये भी काफ़ी अच्छा अफ़साना है, ये मैंने पढ़ा है। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? और ये है मुरातुल अरूस। और ये किसकी लिखी हुई है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई है, डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई है। और ये 1889 या 98, मुझे याद नहीं है, मीन्स 19th सेंचुरी में लिखी गई है। अफ़साना 6 है, अफ़साना अनोखी मुस्कुराहट के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? अफ़साना जो अनोखी मुस्कुराहट है ना, ये थोड़ा लंबा है, और ये भी काफ़ी अच्छा अफ़साना है। इसकी जो मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी किरदार का मतलब होता है जो सेंटर कैरेक्टर होता है, जिसके इर्द गिर्द कहानी पूरी घूम रही होती है। तो ये जमनी के इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है।
और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था अफ़साना। इसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं इस अफ़साने को एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, अगर ये आ जाएगा ना कि हनीफ़, अगर ये आ जाता कि अफ़साना अनोखी मुस्कुराहट के किरदार के नाम बताएँ, तो हनीफ़ भी है और जमनी भी है। तो इसमें ये लिख रहा है कि मरकज़ी किरदार के नाम क्या है, तो मरकज़ी किरदार जमनी है। अगर 2 आते ना तो हनीफ़ भी इसी का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाली का इंतकाल कब हुआ था? तो हाली का इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ था। मंदरजा ज़ेल में नफ्सियाती अफ़साना कौन सा है? अनोखी मुस्कुराहट। तो यहाँ से पता चल जाता है कि अनोखी मुस्कुराहट एक अफ़साना है और ये नफ्सियाती अफ़साना है और इसकी मरकज़ी किरदार जमनी है। क्वेश्चन नंबर है 9, गड्ढे में कौन गिरा था? तो एक्चुअली ये बहुत सारा है। मुझे पहले ये लगा था कि ये, लेकिन फिर मैंने कहानी पढ़ी। मुझे गूगल पे होता है ना, गूगल से सर्च करते हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने गूगल से सर्च की थी। तो फिर मैंने जब स्टोरी पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, तो मैंने इसको कट किया है, क्योंकि देखिए गूगल पे क्या दिखा रहा था कि एक मुसाफिर। आप भी सर्च करके देखना तो यही आएगा। बट क्या है, गड्ढे में कौन गिरा था? तो गड्ढे में एक बूढ़ा गिरा था। और ये जो कहानी है वो एक अफ़साना है। अब वो क्या है? रोशनी। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, अफ़साना से लिया गया है, वो उसका नाम क्या है? रोशनी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानद है, ये कॉल किसका है? देखिए वो क्वेश्चन मैंने बताया था पीछे, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, सर सैयद अहमद खान ने। मंदरजा झेल में इसमें मसगर की पहचान कीजिए। तो मैं ये बता दूं कि एक तो इसम मतलब आपको पता है, कोई भी दुनिया का कोई भी नाम इसमें आता है, और मसगर का मतलब होता है छोटा। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो सकता है? अब जैसे कटोरी, कटोरा होता तो बड़ा होता, कटोरी जो है वो छोटी है। संदूक, बाग, अब जैसे बाग का मसगर अगर होता है तो वो बागीचा हो जाता है। पहाड़ी मसगर हो जाता है। संदूकची जो होता है वो मसगर आ जाता है। लेकिन ये कटोरी है, तो ये हुआ सही। नून की कितनी किस्में हैं? तो नून की 2 किस्में हैं। जिन्स गैर हकीकी की मिसाल की निशानदही कीजिए। तो गैर हकीकी, तो ये क्या हो जाएगा? पहाड़। ठीक है, अगर ये हकीकी होता तो इसमें लड़का, घोड़ा, गाय सारे आते, लेकिन ये गैर हकीकी है तो पहाड़। दर्ज झेल में हर्फ गैर मनकूत की पहचान कीजिए। देखिए मनकूत किसको कहते हैं? जिस पे नुक्ता लगा हुआ, कोई भी हर्फ जिस पे नुक्ता लगा हो उसको मनकूत कहते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा हो। तो यहाँ क्या लिखा है कि हर्फ गैर मनकूत, जिस पे नुक्ता ना हो, तो ये है लाम। ये है लाम। ते पे नुक्ता लगा हुआ है, नून पे नुक्ता, काफ पे नुक्ता लगा हुआ है, लाम पे नुक्ता नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे करके लिख भी दिया है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने हर चीज़ बहुत ध्यान से देखी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, गैर मनकूत वाला, ये वाले भी कंपटीशन में आते हैं, मैंने देखा है। और जब मैंने पेपर दिया था तभी मैंने देखा था, ऐसे ही दे देते हैं चे, बे, सीन और फिर उसमें कहते हैं कि आप पता करें। तो अगर मनकूत आया तो नुक्ते वाला, अगर गैर मनकूत आया तो बिना नुक्ते वाला, तो इसमें है लाम। क्वेश्चन नंबर 15, इस मार्फा की कितनी किस्में हैं? तो इस मार्फा की 4 किस्में हैं। मैं सही बताऊँ तो बहुत सारे ग्रामर में 7 किस्में होती हैं और लिखा भी होता है, तो इतनी कन्फ्यूज़न फैली होती है। लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है कि 4 किस्में ही बताते हैं, और वो 4 किस्में कैसे ही लोग लिखते हैं ये भी मैं बताती हूँ। इसमें इल्म, ज़मीर, इशारा और मौसूल, वो 4 किस्म ऐसे करके लिखते हैं। तो कॉम्पिटिशन के लिहाज से मैंने इसका आंसर 4 लगाया है। और अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। शामिल नसाब नज़्म आटा दाल किसकी तख्लीक है? ये बुक में है, तो ये नज़ीर अकबर आबादी की है, आटा दाल। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन कहाँ पैदा हुए? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन पानीपत में पैदा हुए, और ये पैदा भी पानीपत में हुए थे और इनका इंतकाल भी पानीपत में हुआ है। तो ये पैदा हुए थे 1837 में, मतलब ये 1837 में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनका इंतकाल हुआ था 1914 में ही हुआ था इनका इंतकाल, और ये पानीपत में ही हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन नंबर है 18, मीर के वालिद का नाम क्या था? तो मीर के वालिद का नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाएगा? तो मक्ता कहते हैं। रदीफ़ तो एक अलग चीज़ है। मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, जैसे गालिब हो गए, अपना कहते हैं गालिब, उसके बाद से इकबाल, तो ये सारे तखल्लुस है जो शायर पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गवाही देने से कब्ल मीर साहब को कितने रुपए देने पड़े?
अच्छा, ये भी सिलेबस से दिया हुआ है 11th की, तो बहुत मज़ाहिया है ये, पढ़ के तो सच में इतनी हँसी आती है, बहुत ही अच्छा है ये। तो गवाही देने से कबल मीर साहब को 5 रुपए दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू में मुफ़रद हरूफ की तादाद कितनी है? तो 28 है। दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान कीजिए। नून ज़ाहिर का मतलब ये होता है कि जो साफ साफ पढ़ा जाए और जो साफ साफ ना पढ़ा जाए उसे हम नून गुन्ना कहते हैं। जैसे पलंग, जंग, रंग, इसमें नून की बिल्कुल साफ आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये ज़ाहिर नहीं हो रहा है, बल्कि इंसाफ में क्या है, बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है नून, तो ये क्या है, इसका आंसर होगा इंसाफ। हालांकि पलंग में भी होता है, लेकिन ये सही है। कार्य जहाँ दराज क्या है, सफ़र नामा है। मैं जा रहा हूँ, कौन सा सेगा है? अब आप लोगों ने जिसने भी ग्रामर पढ़ा होगा वो तो पहचान ही जाएगा कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं लगा हुआ है तो ये अपने बारे में, खुद के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद से अकेला है, तो पहले तो मुतकल्लिम है, तो 2 मुतकल्लिम तो यहाँ पे भी हो गए। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं हूँ तो मैं अकेला हूँ, तो वाहिद होगा, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। 25, वह इस्म नकरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इस्म की छोटाई मालूम हो। जिससे छोटी चीज़ों के बारे में बात होती है, तो उसमें इसमें मसग़र, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन गया था जिसमें हमने इस मसग़र की बात की थी। तो इस मसग़र छोटी-छोटी जैसे पहाड़ी, चमची, इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आतिश का पूरा नाम क्या है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश इनका तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 27, शामिल नसाब नज़्म मनाज़रा रहम व इंसाफ के तख्लीक़कार कौन हैं? तो ये है नज़ीर अकबर आबादी। मनाज़रा रहम व इंसाफ। क्वेश्चन नंबर 28, ज़ेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम जा रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट गलत है। हम जा रही हैं, ये भी गलत है। मैं जा रही हैं, अगर हूँ होता तो सही होता। मैं जा रहा हूँ, ये सही है। मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई थी? तो 17 साल में उनकी शादी हो गई थी। अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है? तो ये हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। अच्छा देखिए, मैंने क्या किया था कि नेट से गूगल लेंस होता है ना, उससे मैंने सर्च किया था, तो उसमें गज़ाला क्या है, ज़ैगम बता रहा था। देखिए कितना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि गलत हो जाते हैं, गलत आता है गूगल लेंस पे, तो इसलिए जब बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे तो फिर मैंने सब पे रीचेक किया और मैंने खुद से पढ़ के बनाया। तो मैंने देखा सैयद मोहम्मद मोहसिन है, अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार। और ये भी देखिए, मैं बुक लेके बैठती हूँ जिसमें ये 11th की बुक है, जिसमें ये है ना अनोखी मुस्कुराहट, कैप्चर करो, अनोखी मुस्कुराहट के सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। ये स्टेट की 11th की बुक है। स्टेट की कह रही हूँ, मीन्स कैक्शा, ये बिहार बोर्ड की उर्दू की बुक है। जमनी का शौहर क्या था? क्वेश्चन नंबर है 31, जमनी का शौहर क्या था? तो वो डाकिया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, देखिए मैं बता दूँ पहले आपको। गोरकुन कौन था? तो ये जमनी के फादर थे, ठीक है। और ये डाकिया, ठीक है। बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है? तो बाबाए उर्दू एक तरह से लक़ब दिया जाता है, तो ये लक़ब है। हाली ने अपने कलाम के मजमूए पे जो मुकदमा लिखा वह बाद में किस नाम से मशहूर हुआ? तो मुकदमा शेरो शायरी। अब इनकी 4 बुक है, देखिए। यादगार गालिब, जो हाली ने गालिब के हालात ज़िंदगी पे उन्होंने बुक लिखी थी, जिसको यादगार गालिब लिखा गया। मुसद्दस हाली, जो सर सैयद अहमद खां के कहने पे उन्होंने लिखी थी। हयात जावेद, ये भी सर सैयद अहमद के ऊपर ये वाली बुक लिखी गई है जो हाली ने लिखी है। तो ये सारी किताब जो है हाली ने ही लिखी है, और ये वाला भी उन्हीं का है, मुकदमा शेर व शायरी। लेकिन ये क्या है कि अपने कलाम के मजमूए पे जो मुकदमा लिखा है वह मुकदमा शेर व शायरी। क्वेश्चन नंबर है 34, लफ्ज़ इसरार के मानी क्या है? तो ज़िद करना, इसरार के मानी। फैज़ अहमद फ़ैज़ कहाँ पैदा हुए? तो फैज़ अहमद फ़ैज़ सियालकोट में पैदा हुए। और सियालकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगर कभी ऐसे भी आ गया कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सही होगा। और ये
काला कादिर में पैदा हुए थे। ये एक तहसील है, मतलब सियालकोट में एक तहसील है कालाकार, वहाँ पैदा हुए थे 13 जनवरी 1911 में। और फैज़ अहमद फैज़ की डेथ हुई थी 20 नवंबर 1984 में। और ये फैज़ अहमद फैज़ क्यों बहुत नक्श फरियादी की वजह से मतलब इनकी वजह से फेमस नहीं है, मतलब फैज़ अहमद फैज़ का ये जो है ना नक्श फरियादी, ये बहुत ज़्यादा आता है सवाल में, मतलब मैंने देखा है। और ये क्या है, शेरों का एक मजमूआ है उनके, और ये काफ़ी अच्छे से आ जाता है हर जगह, मैंने देखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36। ज़मा व मक्का किस में होता है? तो ज़मा और मक्का इस्म ज़र्फ़ में आता है। कभी भी आए ना तो आँख बंद करके लगा दें कि जगह और वक्त किस में आता है, तो इस्म ज़र्फ़ में आता है। इसमें सूत में क्या होता है? सूत का मतलब होता है आवाज़, तो इसमें सूत अगर कहीं पे भी आएगा तो सिर्फ आवाज़ के लिए आएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देते हैं जैसे टिप टिप, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सूत हो जाएगा। इसमें मुकब्बर वो होता है, बड़ी चीज़ों के लिए आता है। इसमें तादाद तो तादाद के लिए आता है। 30। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 37। नज़्म वह मुलाकात के नज़्म निगार कौन से हैं? एक नज़्म है वह मुलाकात, ये फैज़ अहमद फैज़ की है। और इनकी एक और नज़्म है, जहाँ एक मैंने ये भी लिखी है, जिंदा की एक शाम और वह मुलाकात। इनकी नसाब में 2 ही नज़्म है 11th की बुक में, तो यही है। लफ्ज़ सेहर के मानी क्या है? तो सेहर के मानी होते हैं जादू। आपने बहुत सारे गाने भी सुने होंगे सेहर के ऊपर होते हैं। मुहावरा, सर से कफन बांधने का मतलब क्या है? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने में ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ये अच्छा लगता है कि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मुहावरा आ जाता है, और नज़म किसने लिखी है, और ज़िद आ जाता है, जमा बनाने के लिए आता है। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये होता है कि थोड़े मेरे दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं कि हाँ, सोचने की जो सलाहियत होती है ना, वो थोड़ी बढ़ती है। तो ये चीज़ है, तो बीच बीच में ऐसे फ्रेश सा माइंड हो जाता है। अब जैसे ये मुहावरा आ गया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सर से कफन बांधने का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहना, निहायत अजूबा काम करना, अपनी हरकत से तो मरने के लिए तैयार रहना मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे काम करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि बस ये काम होना ही चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए। 40 नंबर, ये पुरानी गाड़ी है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? अच्छा, तो मैंने मौसूफ का ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है, वह इस्म होता है जिसकी सिफत बयान की जाए। वह इस्म होता है जिसकी सिफत बयान की जाती है, इस्म। तो इसमें मौसूफ क्या है? गाड़ी। ठीक है। मंदरजा झेल में किस शायर का मरसिया शामिल नसाब है? तो ज़फ़र गोरखपुरी का ही एक ही मरसिया है। 11th की बुक में सिर्फ एक मरसिया शामिल किया है, वह है ज़फ़र गोरखपुरी का, जिसका नाम है लफ्ज़ों की भीगी आँखें। कितना अच्छा नाम है ना, लफ्ज़ों की भीगी आँखें, मतलब लफ्ज़ों की भी भीगी आँख होती है। तो मंदरजा झेल में किस शायर का मरसिया? तो ज़फ़र गोरखपुरी का मरसिया शामिल है लफ्ज़ों की भीगी आँख में। लफ्ज़ों की भीगी आँख मरसिया शामिल है, सॉरी। 42 क्वेश्चन नंबर, मीर ने उर्दू में कितने दीवान तैयार किए हैं? तो मीर ने 6 दीवान तैयार किए हैं। मीर ने उर्दू में कितने दीवान तैयार किए हैं? अच्छा, आप देखिए यहाँ पे पता है कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगी, अगर ये लिखा होता ना कि मीर ने कितने दीवान तैयार किए हैं, तो इसका आंसर हो जाता 7। ठीक है। और लेकिन ये क्या है ना, एक प्लस पॉइंट है कि उर्दू में कितने दीवान तैयार किए, तो उर्दू में उन्होंने 6 दीवान तैयार किए हैं, और एक फ़ारसी में उन्होंने दीवान तैयार किया है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये आ जाए, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन ये बनेंगे कि मीर ने फ़ारसी में कितने दीवान तैयार किए हैं, तो उन्होंने 1 दीवान ही तैयार किए हैं, और उर्दू में 6। अगर उन्होंने लिखा है मीर ने कितने दीवान तैयार किए हैं, तो 7 आएंगे। ठीक है। कसीदे का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हो, तो वह है तशबीब। पैदा हुई हो कह रही हूँ मैं, तो वो है तशबीब। लफ्ज़ों की भीगी आँखें क्या है? तो एक ये मरसिया है, और ये एक शख्सी मरसिया है। क्वेश्चन नंबर है 45। दर्ज झेल में किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है? वैसे मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने अवाम के ऊपर और बहुत ही सादा अल्फाज में इन्होंने जो भी शायरी की है, और लोगों की भलाई के लिए की है, लोगों को दिखाने के लिए की है, सिखाने के लिए की है, इसलिए इनको अवामी शायर कहा जाता है। 46 का हो गया, सर सैयद अहमद खां के असलाफ किसके ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब मैंने ये गूगल सर्च किया था तो पता है इसका आंसर आया था अकबर के ज़माने में, लेकिन जब मैंने बुक पढ़ी है तो मुझे पता चला ये शाहजहाँ के ज़माने में
आए थे। इनके असलाफ़ का मतलब ये होता है उनके जो हिंदी में बोलेंगे पूर्वज जो आए थे, तो वो शाहजहाँ के ज़माने में आए थे, क्योंकि शाहजहाँ के ज़माने में आए थे। उसके बाद से कुछ टाइम के बाद ही क्या हुआ था, 1857 में उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने पार्टिसिपेट किया था। जो भी जंग हुई थी गदर की, उस टाइम पे वो वहीं पे थे। तो अकबर के टाइम में आते तो सर सैयद अहमद ख़ान ही नहीं रहते, है ना। तो थोड़ा सा ये भी हमें देखना पड़ता है कि सवाल क्या पूछ रहा है। उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो उर्दू नस्र का बाबा आदम सर सैयद अहमद ख़ां को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि उन्होंने उर्दू नस्र में सादगी, वजाहत और मकसदियत को फ़रोग़ दिया था। उन्होंने ही शुरू किया था, क्योंकि वो छोटे-छोटे मज़ामीन लिखते थे और अखबार में उसे छपाते थे, मैगज़ीन में छपाते थे, कि कौम में जो बुराइयाँ उनको दिख रही थी, वो बुराइयाँ हटे, और वो बहुत सादा अल्फ़ाज़ में उन्होंने लिखे थे, ताकि जो आम लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सादा अल्फ़ाज़ों में समझाया गया, जो वो पढ़ सके अच्छे से और उसको समझ सके। अगर वो बहुत भारी भरकम अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल करते, तो नॉर्मल लोगों को वो समझ में नहीं आता, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ये चीज़ें समझ आती, इसलिए। क्वेश्चन नंबर है 48, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कॉल किसका है? ये बहुत ही फ़ेमस कॉल है और ये है मिर्ज़ा गालिब का। हाँ, 49, मिर्ज़ा गालिब की अहलिया का नाम क्या था? तो उनकी अहलिया का नाम था उमराव जान, मतलब उनकी बीवी का नाम क्या था? तो उनकी बीवी का नाम था उमराव जान। क्वेश्चन नंबर है 50, उर्दू की पहली खातून नावल निगार कौन है? तो ये हैं रशीदतुन्निसा, और इनके अफ़साने भी हैं जो शायद नीचे आएंगे। इन्होंने एक अफ़साना भी लिखा है जो औरतों के ऊपर है, मतलब उनकी तालीम तरबियत के बारे में उन्होंने लिखा है। और ये किससे इंस्पायर थी? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो 2 अफ़साने नहीं नावल लिखे थे, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने अफ़साने लिखे हैं। सामिलिन नसाब, इस्लाहुन्निसा का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ़ से है? तो ये एक नावल है और ये किसने लिखा है? रशीदतुन्निसा ने ही इस्लाहुन्निसा लिखा है, ठीक है। तो अगर ये भी आ जाए कि ये किसने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है रशीदतुन्निसा इस्लाहुन्निसा। ये एक नावल है। क्वेश्चन नंबर 52, औरत ने ICS का रुपया क्यों वापस कर दिया? ये रोशनी वाला जो चैप्टर था उससे रिलेटेड है, और ये इसलिए लौटा दिया था कि गैरत की वजह से, क्योंकि वो औरत जो थी वो गरीब थी और उसने ICS की मदद की थी, तो उसको लगा कि हाँ ये गरीब है तो इसको पैसे की ज़रूरत, लेकिन जब उसने उसका पैसा लौटा दिया तो उसको बहुत शर्म आई कि वो कितना छोटा सोच रहा है, तो गैरत की वजह से उसने लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, बूढ़े को डूबने से किसने बचाया? तो बूढ़े को डूबने से अफसर ने बचाया। ये वाली जो कहानी है ना, इसी से रिलेटेड है। अफसाना रोशनी के अफसाना निगार कौन है? तो प्रेमचंद ने ही रोशनी लिखी थी, और ये 3 सवाल जो हैं एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सिराजुद्दीन अली खां आरजू मीर के कौन थे? तो सौतेले मामू। तो ये है, एक तो ये बता दूं कि मामू थे, अब सौतेले मामू थे कि सगे मामू थे ये नहीं पता, हाँ लेकिन मामू थे, ठीक है। 56, ज़फ़र गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो ये है ज़फ़रुद्दीन। ये देखिए आंसर मैंने लगाया था, क्यों? क्योंकि गूगल माता ने कहा था मिराजुद्दीन रहेगा, लेकिन नहीं, वो ज़फ़रुद्दीन है। ज़फ़र गोरखपुरी का असल नाम है ज़फ़रुद्दीन। क्वेश्चन नंबर है 57, आलम अरवाह से क्या मुराद है? आलम अरवाह जिन, मलाइका, दुनिया, इसनी गैब से मतलब है जो दुनिया हमसे छुपी हुई है। अरवाह वैसे तो रूह की जमा है, तो जहाँ जो दुनिया हमसे छुपी हुई है वो है आलम गैब। 58, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसे कहा था? तो गालिब को कहा था। नज़ीर अकबर आबादी का मज़ार किस शहर में है? तो आगरा शहर में, क्योंकि इनका इंतकाल वहीं हुआ था, तो वहीं पे दफन हुए थे। मीर की वफ़ात कब हुई? तो उनकी वफ़ात हुई थी 1810 में, 20 सितंबर 1810 में, और वो लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ था। जमनी किस इल्ज़ाम में जेल गई थी? तो जमनी कत्ल के इंतज़ाम में जेल गई थी। किसका कत्ल किया था? तो लोगों को ये शक था कि उसने अपने शौहर का उसने कत्ल किया था। आज
आज कल करने का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता होता है, टाल मटोल करना। 63 किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मौत पे तो मरसियाई कही जाती है, तो जिसकी मौत पे जैसे गम का इज़हार किया जाता है, उस पे नज़्में लिखी जाती हैं, उसे मरसिया कहते हैं। ज़वाल की ज़िद क्या है? तो ज़वाल का होता है अरूज। ज़वाल का मतलब होता है ख़त्म होना एक तरह से। अरूज का मतलब होता है शुरुआत। अरूज शुरुआत का मतलब ये होता है कि मतलब ज़वाल में ख़त्म होता है, अरूज मतलब सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 65, दर्ज झेल अल्फाज में मुअन्नस कौन सा है? मुअन्नस कौन सा है? बाग, शेर, मज़मून, खुशबू। तो खुशबू, अगर हम मुअन्नस का कैसे जैसे अगर हम कैसे पहचानेंगे, जैसे मान के चलिए हम उस पे जुमला कुछ बनाते हैं, जब जुमला बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये मुअन्नस है या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों की पहचान भी होती है, तो उससे हम समझ जाते हैं। अब जैसे खुशबू है, खुशबू पे अगर आप जुमला बनाएंगे तो ये कह सकते हैं सिंपल सा कि खुशबू अच्छी आ रही है या खुशबू अच्छी लग रही है, तो लग रही है, ऐसा हम नहीं कहते खुशबू अच्छा लग रहा है। लग रहा है तो ये गलत हो जाता है, तो ये मुअन्नस क्या है? खुशबू मुअन्नस है। इल्म की जमा क्या होगी? तो इल्म का होता है अलूम। 67 चार मिसरों के बंद को क्या कहते हैं? तो चार मिसरों के बंद को रुबाई कहते हैं। अब देखिए इसमें ये तो है ही नहीं, और इस तरह का मुसद्दस भी है, इसमें बहुत सारे होते हैं। 6 लाइन के बंद को क्या कहते हैं, 8 लाइन के बंद को क्या कहते हैं, तो वो भी एक मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी कि 4 लाइन को क्या कहते हैं, 6 लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है? तो 4 लाइन की मिसरे को 4 मिसरों के बंद को रुबाई कहते हैं। फ़न गवाही के माहिर उस्ताद का नाम था, अच्छा फ़नी गवाही के मीर लड्डन। स्कूल 69 स्कूल क्या है? इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें ताला। देखिए स्कूल में जिन्स का तो कोई काम नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है ना। इसम आला, इसमें सिर्फ़ आला मीन्स मान के चलिए औज़ार या जो भी चीज़ें काम की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात होती है। इसमें ज़र्फ़, इसमें वक़्त और जगह ज़ाहिर करता है, इसमें ज़र्फ़, तो ये होगा स्कूल क्या है? जगह है, तो ये जगह ज़ाहिर कर, अगर ये वक़्त भी होता ना तो भी ये इसमें ज़र्फ़ होता। क्वेश्चन नंबर 70, मर्सिया आरिफ किसने लिखा? मर्सिया आरिफ किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। और ये मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा था, क्योंकि ना गालिब की मर्सी में दिख रहा था, ना मुझे आली की मर्सी में, मुझे डाउट हो रहा था। फिर मैंने काफ़ी ढूंढा इस सवाल को। तो ये है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की जो बीवी थी, उनके जो भांजे थे ज़ैनुल आबिदीन, उनकी वफ़ात पे गालिब ने अशार कहे थे, जिनको उनकी वफ़ात पे जो अशार कहे थे उसको मर्सिया आरिफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके जो भांजे का नाम था आरिफ था, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ, इसलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ना मिले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब ये यहीं पे ख़त्म हो गया। 70 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हमने ये सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और अच्छे से डाल पाऊँ और रिसर्च करके अच्छे से क्लियर कर सकूँ और ख़ुद भी पढ़ लूँ, और आप लोग के लिए भी वीडियो बना के मैं अपलोड करती रहूँ। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और कीप स्माइलिंग।